गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में आप लोग शामिल होने वाले हैं और उसी दृष्टिकोण से आज मैं आपके बीच गणित विषय के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हूँ। गणित विषय में आज हम लोग बीजगणित का सेशन करेंगे। बीजगणित के दो महत्वपूर्ण चैप्टर, द्विघात समीकरण जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और समांतर श्रेणी जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, आज हम लोग इन दो चैप्टर्स का ब्रीफिंग करेंगे। मैं आपको इन दोनों चैप्टर्स के बेसिक फैक्ट्स के बारे में, मूलभूत बातें जो इस चैप्टर्स की है उसके बारे में बताऊंगा, जो प्रमुख सूत्र हैं उसके बारे में बताऊंगा और बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। तो बारी बारी से हम लोग ये दो चैप्टर का ब्रीफिंग करेंगे। आप सभी को पता है कि बीजगणित जो इकाई है गणित की, उससे बोर्ड परीक्षा में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ तीनों प्रकार के होते हैं। और इन दो चैप्टर्स में मैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए भी बताऊंगा। तो आइए आज हम लोग बारी बारी से इन चैप्टर्स का स्टडी करते हैं। पहले हम लोग द्विघात समीकरण का स्टडी करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण कहा किसको जाता है, परिभाषा की बात करते हैं हम लोग। तो द्विघात समीकरण एक चर वाला समीकरण होता है और इसमें चर का जो अधिकतम घातांक होता है वो 2 होता है। यानी द्विघात समीकरण एक चर वाला वैसा समीकरण है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। अब हम लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर कोई भी समीकरण इस रूप में हो, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर कोई समीकरण इस रूप में होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है, तो वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको साथ में बोलना पड़ेगा। आपको पता है कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो द्विघात समीकरण है इसमें चर तो x है, लेकिन a, b और c क्या है? a, b और c अचर है जो वास्तविक संख्या है। तो साथ में हमको बोलना पड़ेगा कि जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं, a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और साथ में बोलना पड़ेगा a नॉट इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 0 हम लोग क्यों बोलेंगे? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर a का मान अगर 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? 0 इंटू x², तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। अगर a को हम 0 करेंगे तो x² का जो पद है वही गायब हो जाएगा और बचेगा क्या? एक घात वाला चर बच जाएगा हमारे पास। तो इस तरह का जो समीकरण होगा वो फिर द्विघातीय नहीं रह पाएगा, एक घातीय कहलाएगा फिर वो। इसीलिए अगर समीकरण को डिफाइंड होना है तो a को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, b और c के बारे में हम लोग बात अगर करते हैं तो b और c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पर लिए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 हम लोग लिखे हैं। ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें a क्या है? 2 है, b माइनस 7 है और c है 6। इसमें a, b, c तीनों मौजूद है। लेकिन आप अगला उदाहरण देखिए, 7x² माइनस 19x, इसमें a बराबर 7 तो है, b बराबर माइनस 19 तो है, लेकिन इसमें c नहीं है, अचर पद इसमें गायब है। तो इसमें a है, b है, लेकिन c नहीं है, यानी c 0 है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो 4x² माइनस 1 आप देख लीजिए। ये जो 4x² माइनस 1 है, इसमें a बराबर तो 4 है और c बराबर माइनस 1 है, इसमें b नहीं है। तो ये जो हम उदाहरण देख रहे हैं इसमें b 0 है। ऊपर का जो एग्जाम्पल हम लोग देखें उसमें c 0 था। और लास्ट में जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं 2x², इसमें आप देख लीजिए कि इसमें b भी 0 है और c भी 0 है। इसका मतलब यह है कि द्विघात समीकरण अगर व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0 के रूप में है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है वहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी और सी का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के हल के बारे में। आपको पता है कि सभी समीकरणों के हल होते हैं, तो द्विघात समीकरण का भी हल होगा। हल को हम लोग शून्यक भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। दो मूल इसलिए होते हैं द्विघात समीकरण के क्योंकि ये दो घात का समीकरण है, और दो घात का समीकरण होने के कारण इसके दो मूल होते हैं, और इनके दो मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। अल्फा और बीटा के द्वारा दो मूलों को सूचित किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण को के हल करने की विधियां। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। आप देख लीजिए, एक आपका है गुणनखंड विधि जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, दूसरा आपका पूर्ण वर्ग विधि है जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, और तीसरा द्विघात सूत्र विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो हम लोग बारी बारी से इन तीनों मेथड से द्विघात समीकरण का हल करना सीखेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप द्विघात समीकरण को हल करने जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि समीकरण हमेशा अपने मानक रूप में हो, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो। बहुत बार ऐसा होता है कि समीकरण अपने मानक रूप में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण इस तरह से लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये तो मानक रूप में नहीं है, लेकिन हमको इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में लाना पड़ेगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई और इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है 2x स्क्वायर 7x माइनस 9 इक्वल टू 3, तो आप देखिए कि ये भी मानक रूप में नहीं है। तो जब भी आप द्विघात समीकरण को हल करें तो पहले आप उसको मानक रूप में ले आएँ। अगर मानक रूप में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मानक रूप में नहीं है तब आप उसको मानक रूप में ले आएँ। चलिए, अब हम लोग द्विघात समीकरण का हल करने की पहली विधि के बारे में जानते हैं, और पहली विधि जो है वो है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल करते हैं। देखिए, ये जो हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते हैं, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो इस देखिए कि ये जो समीकरण हम लिखे हैं, इस समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक बहुपद है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो एक बहुपद है। राइट साइड में तो 0 है इसका, लेकिन अगर सिर्फ इस बीजीय व्यंजक की बात करें तो ये एक द्विघात बहुपद है, और किसी भी द्विघात बहुपद को हम लोग दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस रेखीय बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम रेखीय बहुपद के रूप में अगर कर दें तो आसानी से हमको इसका दो हल प्राप्त हो जाएगा। इसमें करते क्या है कि अगर किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के रूप में हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको रेखीय, इसके LHS को हम रेखीय गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। मान लीजिए कि ये लिखते हैं px प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। देख रहे हैं, ये जो द्विघात बहुपद है इसको दो रेखीय बहुपदों के गुणनफल के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। और अगर बारी बारी से हम इन दो रेखीय बहुपदों को शून्य के बराबर करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से हमको x का मान माइनस क्यू बटा पी, एक बार इसको 0 करेंगे तो, और एक बार यहाँ से x बराबर माइनस एस बटा आर प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुणनखंड विधि से अगर हमको द्विघात समीकरण को हल करना है तो इसका जो द्विघात बहुपद है उसको दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा, और बारी बारी से इन दोनों रेखीय गुणनखंडों को शून्य के बराबर करेंगे तो हम लोग को यहाँ से दो हल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाला होगा, वो ये होगा कि देखिए हम लोग जो है कैसे हम लोग दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई द्विघात समीकरण है और इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, तो आप इसके मध्य पद को, इसका मध्य पद क्या है bx है, मध्य पद को आप इसको स्प्लिट करें, दो भागों में बांट कर लिखें। दो मतलब ये जो bx है इसको हमको दो भागों के योगफल के रूप में या अंतर के रूप में लिखना है, और इस तरह से लिखना है। इसका हम लोग दो पार्ट इस तरह से करेंगे कि इसके जो दो पार्ट्स आएंगे उनमें दोनों के गुणांकों का गुणनफल, ये जो a है और ये जो c है, इसके गुणनफल के रूप में आए। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी लिए हैं
एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ये मान लीजिए कि ये इक्वेशन है जिसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसको 3x² प्लस 22x प्लस 35 इक्वल टू 0। इसमें देखिए मध्य पद जो है 22 है। 22 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर वो 22 के ही बराबर आए। तो देखिए यहाँ 22 को हम 15 प्लस 7 कर दिए हैं, 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। लेकिन 15 और 7 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 105 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक 3 है और यहाँ पर अचर पद 35 है। अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं 3 और 35 को तो 105 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 22 को जो है अगर 22x को 15x और 7x किए हैं तो 15 और 7 का जो गुणनफल है 105 वो 3 और 35 के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो यही काम हम लोग को करना है। तो जब हमने ऐसा किया 3x² प्लस 22x प्लस 35 इक्वल टू 0 है, तो 3x² प्लस 22x को 15x प्लस 7x प्लस 35 किए, इन दोनों से 3x को कॉमन निकाल लिए तो अंदर में x प्लस 5 बच गया। इन दोनों से 7 को कॉमन कर लिए, अंदर में x प्लस 5 बच गया। अब इन दोनों से में x प्लस 5 को कॉमन कर लिए तो अंदर में 3x प्लस 7x बच गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में आ गया। बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर किए, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 किए, एक बार 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 किए, तो x का यहाँ पर मान -7 आया और वहाँ पर x का मान -60/3 आया। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर लिए गुणनखंड विधि के द्वारा। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। हमारा एक अगला एग्जाम्पल है 7x² माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू 0। देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। ये जो -19x है जो कि मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करना है इस तरह से कि इसके जो दो भाग आएंगे वो जोड़ने या घटाने पर -19x के बराबर ही हो, लेकिन इन दोनों भागों में जो x का गुणांक है उनका गुणनफल x² का जो गुणांक है और अचर पद है उनके गुणनफल के बराबर है। तो अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर -19 को हम -21 प्लस 2 कर सकते हैं, क्योंकि -21 और प्लस 2 करेंगे तो -19 आ जाएगा। और -21 में 2 से गुना करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 7 और -6 जो है उसके गुणनफल के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि -19x जो है उसको -21x प्लस 2x के रूप में स्प्लिट किए, -6 इक्वल टू 0 किए। यहाँ से हम लोग 7x को कॉमन कर लिए, 7x को कॉमन किए तो क्या हुआ x - 3, और यहाँ से 2 को कॉमन किए x - 3, इन दोनों से x - 3 को कॉमन किए 7x प्लस 2 हो गया। इस तरह से ये दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में आ गया। बारी बारी से शून्य के बराबर किए, x - 3 को 0 के बराबर किए, 7x प्लस 2 को 0 के बराबर किए, तो यहाँ से x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर -2/7 हमारा आ गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की जो एक और विधि है वो है पूर्ण वर्ग विधि, जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे, थोड़ा इसके बारे में समझना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, अगर x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर इस रूप में कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण अपने मानक रूप में है, अपने व्यापक रूप में है। लेकिन अगर इसको पूर्ण वर्ग विधि से अगर हल करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के, या x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के, इस रूप में लाना होगा। अगर हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो इस समीकरण को इस फॉर्मेट में लाना होगा, इस रूप में लाना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर h और k क्या है, तो h और k यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर हम इस तरीके से अगर करते हैं तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाला बात है, वो बात यह है कि k का मान उस स्थिति में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि अगर ये लेस देन 0 हो जाए यानी नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होने पर क्या होगा कि x प्लस एच का होल स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो है मूल हमारा वास्तविक नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का जो वर्ग है ऋणात्मक अगर आता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो इसलिए इस विधि से अगर हल करना है तो k का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा समीकरण को हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक उदाहरण यहाँ पर लिया है
कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो द्विघात समीकरण है इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो देखिए ध्यान देने वाला बात है कि आपको करना क्या है इसमें। सबसे पहला काम आप इसमें ये करिएगा कि ये जो इसका कांस्टेंट है, अचर पद जो है 2, पहले तो आप उसको 0 साइड में भेज दीजिए। तो ये इस साइड में आपका 0 है, ये प्लस 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये काम पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आप देखिएगा कि हर हाल में आपको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाना है। अगर 1 है तब तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। अगर 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है और इसको 1 बनाने के लिए हमको 3 से भाग देना पड़ेगा, और जब भाग देंगे तो समीकरण के दोनों साइड में देंगे ताकि कोई फर्क भी नहीं पड़े। तो आप देख लीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -2 है, तो हम 3 से दोनों पक्ष में अगर भाग देंगे तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर क्या करना है आपको, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो x का गुणांक आएगा उस x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ साइड में जोड़ दीजिए। आप देखिए कि x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 5/3 है, तो 5/3 का आधा क्या होगा, 5/6। तो आप क्या कीजिएगा, 5/6 का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ दें। तो ये 5/6 का स्क्वायर दोनों साइड में अगर आप जोड़िएगा तब क्या होगा, तब उस स्थिति में ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। कैसे आ गया देखिए, यहाँ पर जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, अगर ये ऐसा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसको हम डायरेक्टली x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, इसको हम लोग x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर के रूप में लिखे हैं, और इधर कैलकुलेट किए तो 25/36 माइनस 2/3 है ना, यहाँ एलसीएम 36 हो गया, तो यहाँ 25 माइनस 24/36 हो गया। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर जो है वो 1/36 के बराबर हुआ। अब यहाँ पर देखिए उस रूप में आया कि नहीं, x माइनस h के होल स्क्वायर इक्वल टू k। यहाँ पर h का वैल्यू कितना है, यहाँ पर h का वैल्यू 5/6 है और k का वैल्यू कितना है, 36 है। अब क्या करेंगे, x माइनस 5/6 जो है इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, और रूट जब चढ़ेगा तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस 6 आ गया। अब ये माइनस 5/6 उस साइड में चला गया तो ये माइनस से प्लस हो गया, तो 5/6 प्लस माइनस 1/6 है। अब 6 को एलसीएम लेंगे, प्लस 5 प्लस माइनस 1/6, एक बार 5 प्लस 1/6 हुआ, एक बार 5 माइनस 1/6 हुआ, तो 6/6 आया, 4/6 आया। इसको सॉल्व कर दिए तो 1 और 2/3 हमको हल के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये तरीका हुआ आपको पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करने का। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। तीसरा मेथड जो है वो द्विघात सूत्र विधि है। ये भले ही तीसरा मेथड है लेकिन 10th क्लास के बच्चों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसलिए से इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है गुणनखंड विधि से हल करने में या पूर्ण वर्ग विधि से हल करने में, लेकिन इसमें क्या है ना कि आपके पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए इसमें क्या है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर ये द्विघात समीकरण है तो x बराबर डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है तो x निकालने का यह सूत्र है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। लेकिन आप देखिए कि बगल में हम क्या लिखे हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अगर हल निकालना है तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है उसको क्या होना चाहिए, उसको या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। कभी भी उसको 0 से छोटा यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऋणात्मक हो जाएगा और रूट के अंदर कोई संख्या ऋणात्मक है तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में इसका अगर हल वास्तविक हो तो उसके लिए जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बात करते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको समीकरण का विवेचक कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। विवेचक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये विवेचना करता है, किस बात की विवेचना करता है, तो समीकरण के मूल की,
कि समीकरण के मूलों की प्रकृति की। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि विवेचक जो है उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो जो हम फॉर्मूला बताए थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस कर दिए हैं, डी से। तो फॉर्मूला और छोटा हो गया कि नहीं। अब हमको सिंपली लिखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, जहाँ डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। और विवेचक जो है उस पर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। अब कैसे करती है, थोड़ा इसको भी समझिए। ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कि विवेचक का मान 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक है, d ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ये बड़ा है। तो उस स्थिति में मूल का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, वो मूल जो है वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी दोनों रूट जो है वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, अलग अलग होगा। और उसका मान एक देख लीजिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। एक से अल्फा निकल जाएगा, दूसरे से बीटा निकल जाएगा, तो दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए तब बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी जो है अगर 0 के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों रूट जो है वो सेम हो जाएंगे और उसका मान हो जाएगा माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है। क्योंकि अगर डी 0 हो गया तो यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस बी बाई 2 है और माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अगर विवेचक 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो, d लेस देन 0 हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मूल वास्तविक नहीं होगा और उस स्थिति में वास्तविक हल संभव नहीं होगा। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप द्विघात सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करिएगा तो पहले आप विवेचक को निकाल के देख लीजिएगा, कि आप निकाल के देख लीजिएगा जो आपका विवेचक जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है। अगर विवेचक 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक होगा, तो आप सिंपली कहेंगे कि इस समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है, तो आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे उसको। लेकिन अगर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो आगे हम लोग हल करेंगे। तो इसलिए विवेचक आप लोग निकाल के देखेंगे। चलिए अब हम लोग इस पर एक आदर्श प्रश्न लेते हैं। इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि द्विघात सूत्र विधि से ये जो समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 को हल करिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर 6 है, a बराबर 6 लिख दिए, b का वैल्यू -7 है, -7 लिख दिए, c बराबर -3 है, लिख दिए। अब विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, उसको अप्लाई किए तो b के जगह पर -7 और a के जगह पर 6 और c के जगह पर हम लोग -3 यहाँ पर रख दिए और इस तरह से विवेचक मेरा 121 निकल के आया और 121 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो चूंकि d ग्रेटर देन 0 है अतः मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अब हम लोग यहाँ पर द्विघात सूत्र को लगाते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, यानी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 बटा 2 गुने 6। 121 का वर्गमूल होता है 11, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस 11 बटा 12, 7 माइनस 11 बटा 12। ये जो है इसको सॉल्व किए तो 18 बटा 12 आया, यहाँ -4 बटा 12 आया। इसको ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर उसको काटे तो 3 बटा 2, यहाँ 4 ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है, काट दिए -1 बटा 3, तो 2 मूल आपके निकल के आ गए। तो देखिए कितनी आसानी से आप द्विघात सूत्र विधि से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब जो है ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब द्विघात समीकरण से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो 5 अंक के होते हैं और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, शब्द समस्याएं पूछी जाती है। आपको क्वेश्चन जो है एक पैराग्राफ के रूप में होता है, स्टेटमेंट के रूप में होता है, आपको उसको पढ़ना होता है, पढ़ के प्रश्न को बार बार अच्छी तरीके से पढ़ के उसको समझना होता है। तो इसमें क्या करना है कि कथनों पर आधारित सब समस्याओं को हल करने हैं तो प्रश्न को बार बार पढ़कर अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद क्या करेंगे, अज्ञात राशि को x मानकर कथनात्मक प्रश्न के प्रदत्त शर्तों को संतुष्ट करते हुए समीकरण को निर्मित करें। उसके बाद समीकरण को जब आप बना लीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो मानक रूप में है या नहीं, तो पहले उसको मानक रूप में करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको द्विघात सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से जो आपको उचित लगे उससे आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर x के 2 हल आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों हल जो है समीकरण के प्रदत्त शर्तों को संतुष्ट करें। हो सकता है कि उसमें 2 हल में कोई एक ही हल जो है समीकरण के प्रदत्त शर्तों को संतुष्ट करता है, तो हम उसी हल को लिखेंगे, बाकी दूसरे हल को हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे और इस प्रकार हम लोग समीकरण का हल कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए हमें क्वेश्चन लिए हैं जो 2020 के बोर्ड परीक्षा में पिछले साल पूछा गया था,
देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो हम उसको x मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। तो कितना समय लगेगा यात्रा करने में, तो वो 360/x ये समय लगेगा, इतना घंटा समय लगेगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अगर वो अपने चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता तो उसको 1 घंटा कम समय लगता। तो यानी पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था 360/x, लेकिन अब जो टाइम लगेगा वो 360/x + 5 लगेगा, क्योंकि दूरी तो उतना ही है, लेकिन अब चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया तो अब ये जो समय है वो इतना लगेगा। तो ये समय जो है पहले वाले समय से 1 घंटा कम है, तो दोनों को घटाने पर 1 आएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। तो इसको मानक रूप में कैसे लाएंगे, इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सरल करने के बाद देखिए ये किस रूप में आ गया, हम एलसीएम लेकर जब सरल करेंगे तो ये 1800/x² + 5x = 1, यानी इसको सरल करेंगे तो x² + 5x - 1800 के रूप में आया। ये अब आपके मानक रूप में है। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ये जो बीच का टर्म है उसको +45x - 40x करेंगे, -1800 कर दिए। अब इन दोनों से x कॉमन लिए तो x + 45, इन दोनों से 40 कॉमन लिए x + 45, दोनों से x + 45 को कॉमन लिए, अब बच गया x - 40। एक बार इसको 0 किए, इसको 0 किए, तो x का मान जो है -45 आ रहा है और 40 आ रहा है, लेकिन चाल कभी ऋणात्मक नहीं ना हो सकता है, इसीलिए हम x = -45 को नहीं लेंगे। x = 40 जो होगा यही हमारा अभिष्ट चाल होगा। इस तरह से रेलगाड़ी का चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग द्विघात समीकरण जो सेक्शन है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर का लिस्ट बनाए हैं हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में। आप देखिए तो यहाँ पर लिखे हैं 2 4 6 8, फिर लिखे हैं 15 11 7 3 3 3 3 3 1.5 2 2.5 3 एंड ... तो इस तरह से हम संख्याओं को लिस्टेड किए हैं। तो हम क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे कि 2 में अगर हम पहला पद जो 2 है उसमें एक निश्चित संख्या 2 को जोड़ रहे हैं तो अगला पद 4 प्राप्त हो रहा है, 4 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 6 प्राप्त हो रहा है, 6 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब प्रत्येक अगला पद जो है पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। या फिर अगला जो देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि 15 जो है उसमें से 4 घटा रहे हैं तो 11 मिल रहा है, 11 में -4 फिर कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है, फिर 7 में 4 घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा है। यानी इसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को घटा रहे हैं तब अगला पद हमको मिल रहा है। फिर इसमें देख लीजिए कि 3 3 3 3 अगर 3 में अगर हम 0 जोड़ दें या घटा रहे हैं तो फिर से 3 मिल रहा है, फिर अगला 3 में अगर 0 को जोड़ या घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा है। तो इस तरह का जो संख्या है का सूची है इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो है अगर इसको परिभाषित करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है या ऐसा अनुक्रम है जिसके प्रथम पद को छोड़कर बाकी किसी भी पद में से अगर उसके ठीक पहले वाला पद को घटाएं और डिफरेंस अंतर हमेशा एक जैसा है, समान आए, तो हम लोग कहेंगे कि संख्याओं का वैसा अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद a है, दूसरा पद a2 है, पहला पद a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, चौथा a4 है एंड ... है। तो पहला पद जो है a1 है उसको हम खाली a भी लिख सकते हैं, सिर्फ a भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम a4 में से a3 घटाते हैं और a3 में से a2 घटाते हैं या a2 में से a1 घटाते हैं और डिफरेंस हमेशा सेम आता है, तो ऐसे संख्याओं का जो श्रेणी होगा इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और जो अंतर आ रहा है, जो कॉमन मतलब कांस्टेंट जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं या सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के पदों को a1 a2 a3 ... an से सूचित करने पर जो सार्व अंतर होगा d, सार्व अंतर को हम लोग d से सूचित करते हैं, वो कैसे प्राप्त होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाएंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाएंगे, या अगर कोई एनवा टर्म है तो उसके ठीक पहले वाला टर्म n - 1वां टर्म घटाएंगे। तो इस तरह से हमको कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो कुछ बात यहाँ पर ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। देखिए अगर कोई एपी बढ़ते क्रम में हो, आप देखिए ज़रा सा, अगर एपी हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से कोई एपी हम लिख रहे हैं, समांतर श्रेणी लिख रहे हैं, तो इसमें ये एपी का जो टर्म है, जो पद है, वो बढ़ते हुए क्रम में है। और जब कोई एपी का टर्म बढ़ते हुए क्रम में होता है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस, जो सार अंतर होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि आप देखिए सेकंड टर्म जो है 4 है, अब फर्स्ट टर्म 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा प्लस में, या 6 में से 4 घटाएंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म फिर भी 2 आएगा, या 8 में से 6 घटाएंगे फिर भी 2 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं 15, 13, 11, 9 डॉट डॉट डॉट। इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी हम एक समांतर श्रेणी ले रहे हैं, लेकिन ये घटते हुए क्रम में है ना। 15 से 13 हो रहा है, 13 से 11 हो रहा है, 11 से 9 हो रहा है। अगर हम बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को अगर घटाते हैं, जैसे 9 में से 11 घटाएंगे -2, 11 में से 13 घटाएंगे -2, 13 में से 15 घटाएंगे -2, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो सार अंतर है वो ऋणात्मक आ रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है, क्योंकि इसके पदों में कोई अंतर नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0 है। ठीक है। तो अब देखिए आपको हम एक बात और लास्ट में बताना चाहेंगे कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है किसी भी एपी का, तो आप क्या करेंगे, बाद वाले टर्म में से उसका ठीक पहले वाला टर्म घटाइएगा, यानी लेटर टर्म माइनस फॉर्मर टर्म, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म घटाइएगा। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप पहले वाले टर्म में से बाद वाला टर्म घटा रहे हैं, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस सही नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है लेटर टर्म माइनस फॉर्मर टर्म, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो है हम लोग किसी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करते हैं। देखिए आपको ये बात तो पता है कि किसी एपी का, किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, सार अंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। ये जो है आपका व्यापक रूप है किसी भी एपी का, क्योंकि इसमें से अगर ये चौथा टर्म में से तीसरा टर्म घटाइएगा, ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d जाएगा तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, या ए प्लस 2d में से ए प्लस डी जाएगा तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, या ए प्लस डी में से ए घटेगा तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, है ना। तो ये जो है एपी का क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है किसी एपी का एनवां पद निकालना। एनवां पद निकालना मतलब अगर हम ये इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी एपी का हम मनचाहा पद निकाल सकते हैं, जिस पद को हम निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एनवां पद जो है उसका सूत्र होना चाहिए। तो एनवां पद निकालने के लिए क्या सूत्र है, इसको हम लोग पहले देख लें। किसी भी एपी का अगर एनवां पद है, अगर पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, तो उस तरह से इसका एनवां पद जो है इसको हम AN लिखेंगे, ए के फुट में N लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एनवां पद जो है उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है किसी एपी का एनवां पद निकालने का। एनवां पद क्या है, तो एनवां पद है किसी भी एपी का वो पद जो हम निकालना चाहें इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर है कि किसी एपी का, हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि किसी एपी का प्रथम पद जो A1 है, तो A1 को हम A लिखते हैं, A लिखने का वहाँ लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा पद जो है A2 वो A प्लस डी है, तीसरा पद A3 A प्लस 2d है, चौथा पद A4 जो है A प्लस 3d है। तो आप देख रहे हैं कि सब में A प्लस कॉमन है, लेकिन अगर दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 1d यहाँ पर ऐड हो रहा है, अगर तीसरा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2d ऐड हो रहा है, यहाँ पर चौथा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ 3d ऐड हो रहा है। तो अगर हम एनवां पद निकालेंगे तो A तो सब में कॉमन है तो A प्लस तो रहेगा ही, लेकिन अगर एनवां पद अगर इस यहाँ पर लिख रहे हैं तो एनवां पद में क्या होगा, एक उससे कम हो जाएगा, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा एनवां पद निकालने के लिए, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एनवां पद जो है वो एपी का व्यापक पद या जनरल टर्म भी कहलाता है। ठीक है। तो देखिए इस तरह इस फार्मूला पर आधारित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न होंगे, जैसे आप देख लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं कि समांतर श्रेणी 3, 6, 9 डॉट 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 का 8वां पद निकालें। तो आप देख लीजिए कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद A बराबर 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, A2 माइनस 7 करेंगे, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। और 8वां पद जो है A8 हमको निकालना है। ठीक है। फॉर्मूला आप जानते हैं an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चूंकि 8वां पद निकालना है तो n का वैल्यू हम कितना रखेंगे,
8 रखेंगे, तो n का वैल्यू 8 रख दिए हम लोग, यहाँ भी n का वैल्यू 8 रखें, a का वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। कोई भी एपी अगर दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमको पता ही रहेगा। ये वैल्यू पुट किए तो मेरा 8वां पद जो है कैलकुलेट करने पर कितना निकल के आ गया, 24। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी एपी का कोई भी पद जिसे हम निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रकार का प्रश्न भी देखते हैं कि एक एपी जो है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, -81 है। तो इस तरह के प्रश्न में हम मान लेते हैं कि एपी का nवां पद जो है वो -81 है। हम एपी का कौन सा पद -81 है, तो मान लेते हैं कि nवां पद इसका -81 है, तो an बराबर -81 होगा और n बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। a का वैल्यू हमको यहाँ से 21 मिला हुआ है, d का वैल्यू a2 - 7 करने पर हमको -3 मिला हुआ है। इस फार्मूला में a का वैल्यू रख दिए, d का वैल्यू रख दिए और यहाँ पर -81 है। इसको कैलकुलेट जब हम लोग किए तो आप देखिए कि n का वैल्यू जो है हमारा कितना निकल के आ रहा है, 35, यानी -81 -81 जो है इस एपी का 35वां पद है। ये निकल गया आप लोग को। ठीक है, चलिए एक तीसरा प्रकार का प्रश्न जो है जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब समांतर श्रेणी आपको निकालनी है, तो आप बताइए कि समांतर श्रेणी निकालने के लिए आपको दो चीज़ तो मालूम होना चाहिए, एक उसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद a और दूसरा कॉमन डिफरेंस d। तो आप देखिए यहाँ पर हम इसमें प्रथम पद को a मान लेते हैं, सार्वअंतर जो कॉमन डिफरेंस है उसको d मान लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न से a3 बराबर 5 दिया हुआ है, तीसरा पद क्या है a3 बराबर 5 है और a3 को नहीं लिख सकते a + 2d, तो a + 2d इक्वल टू कितना है, 5 है। अब यहाँ पर a + 2d = 5 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। 7वां पद को a7 लिख सकते हैं, a7 बराबर 9 है, इसको a + 6d = 9 लिख सकते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण 1 को हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +2d में से घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा सबका, यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, 2d में से -6d जाएगा -4d, यहाँ 5 में से 9 जाएगा -4, माइनस कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो कॉमन डिफरेंस 1 निकल के आ गया। और कॉमन डिफरेंस 1 का मान जो सार्वअंतर जो d है उसका 1 जो मान आया है उसको समीकरण 1 में बैठाते हैं, तो यहाँ से a का वैल्यू आपका कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो अब बताइए कि आपको a मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म a मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस d मालूम हो गया। तो अगर a और d मालूम हो गया तो व्यापक रूप तो एपी का यही होता है a + d, a + 2d, a + 3d। हम यहाँ पर d का और a का मान बारी बारी से रखते चले जाएंगे, तो प्रथम पद 2, दूसरा 3, 4, 5, 6 एंड डॉट डॉट इस तरह से चला आता जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी, लेकिन अब यहाँ श्रेणी नहीं बल्कि क्या लिख रहे हैं, श्रेणी। दोनों में क्या अंतर है, देखिए अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है, एक माइनर डिफरेंस है जिसको समझना होगा। मान लीजिए कि एपी का प्रथम पद अगर T1 है, A1 माने या T1 माने, बात एक ही है, तरीका है मानने का। पहला टर्म T1, दूसरा T2, तीसरा T3 या A1 A2 A3 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के जो पद हैं वो कॉमास के द्वारा अलग किए गए हैं। अगर ये कॉमा हट जाए और उसके जगह पर धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह को लगा दिया जाए, यानी T1, T2, T3 ये सभी समांतर श्रेणी में है, अगर कॉमा को हटा के प्लस या माइनस का चिन्ह वहाँ पर लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, समांतर श्रेणी बन जाएगा। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसको अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक सीरीज यानी समांतर श्रेणी क्या होता है ये भी समझ गए। उदाहरण देख लीजिए, 1, 3, 5, 7 ये समांतर श्रेणी है, लेकिन बीच में प्लस का साइन लगा दिए तो समांतर श्रेणी हो गया। यहाँ पर भी देखिए माइनस का साइन सबके बीच में लगा दिए, ये भी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको अब जानना है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। समांतर माध्य जो है किसको कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अगर मान लीजिए कि 3 संख्याएं एपी में हैं, A, B, C ये 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं एपी में हैं, तो आप बताइए कि अगर 3 संख्याएं एपी में हैं तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म B है उसमें से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाते हैं फिर भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर
ऐसा करेंगे तो ये b यहाँ पर है, इसको रहने देते हैं, ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस b हो गया, इसको उधर भेजते हैं, प्लस में हो गया, और c पहले से है तो यहाँ से 2b बराबर क्या आ गया, a प्लस c, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया, a प्लस c बाई 2। तो आप दो संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तब माध्य निकलता है। तो यहाँ पर अगर 3 संख्याएं a b और c है तो जो बीच वाला संख्या है वो प्रथम वाला और अंतिम वाला संख्या का समांतर माध्य कहलाएगा, और इसका मान क्या होगा, प्रथम वाले संख्या और अंतिम वाले संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर वो प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। ठीक है, चलिए अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास। हम अगर किसी एपी के मनचाहे पदों तक को जोड़ना चाहें, जैसे मान लीजिए कि एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, ये एपी है। हमको कहा जाए कि इस एपी के 20 पदों तक को जोड़िए, शुरू से लेकर 20 पदों तक को जोड़िए, यानी प्रथम 20 पदों को जोड़िए। अगर हमको कहा जाए कि इस एपी के प्रथम 50 पदों को जोड़िए, अगर हमको कहा जाए कि इस एपी के प्रथम 30 पदों को जोड़िए, और उसी तरह से अगर हमको कहा जाए कि इस एपी के प्रथम n पदों को जोड़िए, यानी शुरू से लेकर के n पदों तक का जोड़ निकालिए, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, और उस सूत्र से हम लोग किसी भी एपी का, किसी भी समांतर श्रेणी का मन चाहे पदों तक का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अभी बताने जा रहे हैं आपको, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों तक का योग। देखिए, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, पदों की संख्या अगर n है, और अगर पदों की संख्या n है और अंतिम पद उसका l है, तो आप बताइए कि l जो अंतिम पद है वो nवां पद भी कहला सकता है ना। और हम अगर उसके प्रथम n पदों का योग निकालना चाहें तो एक फॉर्मूला है Sn। Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, S फॉर सम, और n यहाँ पर फर्स्ट एन टर्म तक का सम है, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल। इस फॉर्मूला को बहुत याद रखने का जरूरत है, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल। अब l यहाँ पर क्या है, l जो है वो अंतिम पद है, और अंतिम पद तो nवां पद है यहाँ पर, क्योंकि पदों की संख्या n है। तो आप पढ़े हैं ना कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ an की जगह पर l है, तो l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर l का वैल्यू हम ये पुट कर दें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर a की जगह पर a लिखे हैं और l की जगह पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखे हैं। तो एक सूत्र तो यहाँ मिला ही था, एक दूसरा सूत्र मिल गया, a मिलकर 2a हो गया, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक सूत्र ये भी था और एक सूत्र हमारा ये भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी एपी के प्रथम n पदों तक का योग निकाल सकते हैं। हम अभी कुछ इस पर प्रश्न भी देखेंगे, आदर्श प्रश्न, कि किस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। और एक बात आपको इसमें जानना है कि अगर किसी एपी के प्रथम n पदों तक का योग दिया हुआ है, अगर किसी एपी के प्रथम n पदों तक का योग दिया हुआ है और आपको nवां पद निकालना है, तब क्या करिएगा, तब उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर एपी के प्रथम n पदों तक का योग है Sn, शुरू से लेके n पदों तक को जोड़ेंगे तो उसका सम है Sn, और शुरू से लेके n माइनस 1 पदों तक को जोड़ेंगे तो Sn माइनस 1 होगा। अगर n पदों के योग में से अगर उसके ठीक n पहले n माइनस 1 पदों तक का योग घटा दें तो हमको nवां पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये सूत्र याद रखिएगा, n इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना, जहाँ Sn क्या, Sn माइनस 1 क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम n माइनस 1 पदों तक का योग है, और Sn क्या है, प्रथम n पदों तक का योग है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग nवां पद निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एक अर्थमेटिक सीरीज है, अब इसका योग निकालना है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, 3 + 11 + 19 प्लस डॉट 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 प्लस 803। आप देखिए इसमें कि इसका सम जो है निकालना है, योगफल निकालना है, तो प्रथम पद a बराबर कितना है, 3। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाले तो d बराबर हमारा 8 आ गया, और इसका अंतिम पद जो l है वो 803 है, और प्रथम n पदों का योग Sn हमको निकालना है इसमें। तो आप पढ़े हैं ना, n जो अंतिम पद l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि टोटल कितना टर्म है, बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला l इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। l का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, सबको अगर यहाँ बैठा देंगे तो देखिए इस तरीके से आपका कैलकुलेट करने पर n का वैल्यू 101 आ गया। और ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस एल, तो अब n का वैल्यू आपने निकाल लिया है, a का वैल्यू और l का वैल्यू दिया हुआ है,
जब इसको हम बैठाएंगे n बराबर 101 रखेंगे, a बराबर 3 रखेंगे, l बराबर 308 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो सम आएगा वो 40,703 आया। इस तरह से आप जो योगफल है वो निकाल चुके हैं इसमें से। ठीक है, चलिए अब जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर है कि किसी एपी के प्रथम 25 पदों का योग निकालना है यदि उसका nवां पद 7-3n है। आपको एपी के प्रथम 25 पदों को जोड़ना है और nवां पद दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, nवां पद अगर दिया हुआ है तो n बराबर 7-3n लिखेंगे और n बराबर अगर 1 रखेंगे तो आपका प्रथम पद निकल जाएगा। n बराबर 1 रहेंगे तो 7 - 3 × 1, प्रथम पद आपका कितना निकल के आ गया 4। और इसको हम लोग a1 को a भी मान सकते हैं, तो a मान लिए। दूसरा पद निकालेंगे a2, तो 7 - 3 × 2 करेंगे, तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा 7 - 3 × 2, 7 - 6 = 1। अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 - 7 करेंगे, यहाँ कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। अब फॉर्मूला पर बैठाइए, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। n पता है 25, a पता है 4, n बराबर 25 फिर रखेंगे, d का वैल्यू -3 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो सम है वो निकल के आ जाएगा -800। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम सम निकाल लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ आदर्श प्रश्न भी लिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब इसमें द्विघात समीकरण कौन नहीं है, देखिए इसमें द्विघात समीकरण इसमें 3 होगा, बाकी एक नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ 2x² है, यहाँ x² ये घटेगा तो x² जो है यहाँ पे आएगा। मतलब ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसको a + b के होल स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे तो यहाँ 2x² भी आएगा, यहाँ भी 2x² आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब ये एक घात का समीकरण बचेगा, तब तो यहाँ पर आंसर डी होगा। अगर इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल बराबर है तो p का मान निकालिए, तो p का मान d = b² - 4 = 0 करेंगे, तो यहाँ से आप जो है p का वैल्यू निकालिएगा तो आपका 4/3 आएगा, है ना। इसमें कह रहा है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो संख्याओं का मान निकालिएगा, ये 4 और 5 आ जाएगा, 4 और 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों को हल करिएगा। ठीक है, और आगे इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको इसमें दिया गया है उसको आप लोग हल करेंगे। देखिए मैं अब ये चैप्टर जो है ब्रीफिंग कर चुका हूँ। अब जो है आपको इस वीडियो के अंत के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंटेंट मिलेंगे, अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, उसको आप लोग जो है देख सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम के नाम से है, उसको आप देख करके लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो होमवर्क्स हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हल करें। धन्यवाद।